हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मणि द लर्निंग ऐप में। हाँ तो बच्चों, हम मानव जनन तंत्र का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। वैसे जो पूर्व का लेक्चर है उसमें हम ग्राफीन पुटिका का विकास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ग्राफीन पुटिका के विकास के बारे में आपको बताया था कि ग्राफीन पुटिका का विकास तथा जो अंड जनन की जो प्रक्रिया है ये एक दूसरे से यहाँ पर समानांतर रूप से चलती रहती है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये अंडाशय के कोटेक्स वाले क्षेत्र के अंदर होती है, ठीक। फिर हमने बताया था कि जो ग्राफीन पुटिका की बात करें तो ग्राफीन पुटिका हम उस संरचना को बोलते हैं जिसमें यहाँ पर प्राथमिक जो अंडक है या जिसको हमने बोला था यहाँ पर प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो जो प्राथमिक अंडक है उसको यहाँ पर कुछ कोशिकाएं घेरी रहती हैं। उस संरचना को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, प्राथमिक पुटिका। फिर यह प्राथमिक पुटिका FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से यहाँ पर उसके अंदर विकास होता है और ये विकास आगे बात करें तो फिर ये यहाँ पर द्वितीयक पुटिका के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अभी आपको ये भी पता है कि जब अंडजनन की प्रक्रिया बताई थी तो अंडजनन की प्रक्रिया में हमने बताया था कि जन्म से पहले जितने भी oogonia थे वो oogonia यहाँ पर प्राथमिक अंडक में यहाँ पर परिवर्तित हो चुके होते हैं और उनके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन शुरू होकर के प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में रुक चुका होता है, ठीक है। अब वहां पर जो संरचनाएं थी, फिर प्राथमिक पुटिका, फिर द्वितीयक पुटिका, फिर तृतीयक पुटिका। तृतीयक पुटिका का जो अभिलाक्षणिक लक्षण है वो यहाँ पर है एंट्रम कैविटी का पाया जाना। उसके बाद यहाँ पर ग्राफीन पुटिका का निर्माण होता है और उस ग्राफीन पुटिका में साथ साथ अंडजनन भी यहाँ पर जो होता है वो अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में जो रुका हुआ है वो भी शुरू हो जाता है और प्राथमिक अंडक या द्वितीयक अंडक में या प्राइमरी oocyte जो है यहाँ पर सेकेंडरी oocyte के अंदर यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर जो है एक झिल्ली का यहाँ पर अपने बाहर की तरफ निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब ग्राफीन पुटिका यहाँ पर क्या होता है, फटता है। किसकी वजह से बड़े फटेगा, यहाँ पर LH हार्मोन की वजह से। LH यहाँ पर ज्यादा स्रावित होता है, ज्यादा स्रावित होने की वजह से यहाँ पर एंट्रम कैविटी जो है उसका आयतन बढ़ेगा, उसमें जो फ्लूइड है वो उसका आयतन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से वो फट जाती है। फटते ही जो है जो आपका सेकेंडरी oocyte है या जो द्वितीयक अंडक है वो संरचना यहाँ पर सबसे पहले तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर या सिलोम के अंदर आएगी, फिर बाद में यहाँ पर जो अंडवाहिनी की जो फिम्बरी स्ट्रक्चर है इन्फेंडिबुलम की वो उसको पकड़ करके अंडवाहिनी के अंदर लेके चले जाती है, वो चले जाएगा एम्पुला में। अब आगे की जो प्रक्रिया है वो निषेचन पे यहाँ पर निर्भर करेगी। निषेचन हुआ तो यहाँ पर जो है वो द्वितीयक अंडक जो है सेकेंडरी oocyte यहाँ पर अंडाणु बन जाएगा, फिर बाद में वो जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। और नहीं हुआ तो यहाँ पर जो द्वितीयक अंडक है या जो सेकेंडरी oocyte है वहां पर अपघटित होना स्टार्ट करे। तो ये सारी प्रक्रिया हमने पढ़ी यहाँ पर ग्राफीन पुटिका के विकास में। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में भी देख लिया, अगर निषेचन नहीं होता तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आगे अपघटित होकर कॉर्पस एल्बिगेंस बना देता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये ग्राफीन पुटिका के अंदर हमने पढ़ा। अब वो सब सारी चीजें हैं वो यहाँ पर रिलेट होंगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह आर्तव चक्र, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है यहाँ पर मानव जनन तंत्र के अंदर हम देखें। और यहाँ पर एक तरीके से हार्मोन के अंदर जो चेंजेस हैं, हार्मोन के अंदर जो परिवर्तन है, इन परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसे यहाँ पर हिंदी में हम बोल रहे हैं आर्तव चक्र। उसके अलावा इसको ऋतुस्राव या ऋतु चक्र भी बोल देते हैं और इसको मासिक धर्म भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज किया हुआ है आर्तव चक्र, बाकी मासिक धर्म भी लिखा हुआ है, उसके अलावा ऋतु चक्र भी आप इसको बोल सकते हो। तो आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब एक्चुअल में यहाँ पर देखें तो साइकिल या चक्र हम किसको बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं कहीं पर जो हो रही हो और बार बार रिपीट हो उसी फॉर्म में, तो उसको हम चक्र में यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। तो आर्तव चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल में है क्या, आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में गर्भाशय और अंडाशय में होने वाले जो परिवर्तन है ये परिवर्तन श्रेणीबद्ध रूप से चक्रीय परिवर्तन है और इन्हीं चक्रीय परिवर्तनों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। यानी गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तनों को यहाँ पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से सुनना, गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले क्रमबद्ध श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तनों को यहाँ पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब आर्तव चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो सामान्य अवधि होती है भाई हमने कोई ना कोई आइडियल तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर्तव चक्र और इनकी आर्तव चक्र की जो सामान्य अवधि है, सामान्य अवधि
सामान्य अवधि जो है वो सामान्य अवधि बच्चों यहां पर हम 28 दिन लेकर के चलते हैं। कितने? 28 दिन। ठीक है, तो सामान्यतः जो स्त्री में जो है वो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 28 दिन की यहां पर आर्तव चक्र चलता है। मतलब 28 दिन बाद कोई भी जो इवेंट है, यानी फर्स्ट जो हुआ था वो 28 दिन के बाद वापस क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र की बात करें तो यहां पर गर्भाशय, दोबारा सुनना, गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तनों को यहां पर आर्तव चक्र में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर? उसके आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये जो साइकिल है ये प्राइमेट जो गण है, ठीक है, या प्राइमेट ऑर्डर जो होता है, उस प्राइमेट ऑर्डर के जो जीव है उन्हीं के अंदर ये आर्तव चक्र मिलता है। ठीक है, अब मेमल्स जो है, मेमल्स के अंदर फिर आगे देखेंगे तो ये ऑर्डर में फिर विभाजित होता है। ठीक है, या गण बोलते हैं इनको, तो गण में विभाजित। जो प्राइमेट जो सदस्य, प्राइमेट गण या प्राइमेट ऑर्डर के जो जीव हैं, उन जीवों के अंदर ही यहाँ पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलती है। जैसे बात करें तो जो बंदर है, कपी है और जो मनुष्य है, ये किसके अंदर आते हैं? प्राइमेट गण के अंदर। तो प्राइमेट के जो सदस्य हैं, प्राइमेट जो सदस्य हैं उन्हीं के अंदर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? एक चीज ये याद रखनी है। अब यहां पर मैंने बोला कि यहां पर आर्तव चक्र जो है वो 28 दिन का है। अब चक्र है तो इसको हमें चक्र के थ्रू ही समझना पड़ेगा। तो यहां पर देखें तो चक्र के अंदर, यहां पर चक्र के हिसाब से इसको समझते हैं। ये हमने यहां पर जो चक्र है वो यहां पर बना दिया। ठीक है, अब इस चक्र की बात करें तो यहां पर चक्र जो बात है 28 डेज की, तो हमें यहां पर 28 डेज के उसमें उसको विभाजित भी करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने मान लिया ये फर्स्ट डे है, यहां पर ये 5th डे है, ये यहां 6th डे हो गया। ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर ये हो गया 13 डे। यहां पर ये हो गया 14th डे। ठीक है, और इस जगह मैंने लिख दिया यहां पर ये 28 डे। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है किसी न किसी कारण से इन चीजों को ऐसे लिखा है, उसका क्या कारण है वो आपको धीरे धीरे भाई आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये चीज लिखी मैंने जिस तरीके से प्लॉट किया है, ये यहाँ पर जो परिवर्तन होंगे उसके हिसाब से मैंने इनको यहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये जो साइकिल है या ये जो आर्तव चक्र है, ये आप यहाँ पर देखिए तो मुख्यतः ये 3 भागों के अंदर विभेदित हो रही है, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो 14th डे है या जो 14वां दिन है, इस 14वें दिन को आप यहाँ पर इंडिकेट कर लें। ये जो 14th डे है, इस 14th डे यानी आर्तव चक्र के 14th डे पर या 14वें दिन यहाँ अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग क्या होगा बच्चों? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन। ओवुलेशन, ठीक है, जो कि मैंने आपको इससे पूर्व का जो लेक्चर बताया था, ग्राफियन पुटिका का फटना और यहाँ पर जो द्वितीयक अंडक है उसको मुक्त कर देना। ठीक, द्वितीयक अंडक अवस्था में अंडे को मुक्त कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। आपको यह भी बताया कि जो अंड जनन है वो ग्राफियन पुटिका का विकास है, समानांतर एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस वाले 14वें दिन जो है वो ग्राफियन पुटिका यहाँ पर फटेगी और यहाँ पर जो अंडा जो द्वितीयक अंडक अवस्था में यहाँ पर अभी है वो यहाँ पर मुक्त होगा। तो ग्राफियन पुटिका के द्वारा अंडे को मुक्त करना या अंडे को द्वितीयक अंडक अवस्था में यहाँ पर मुक्त कर देना, उस अवस्था को या उस प्रक्रिया को यहाँ पर अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे पहले जो ये अवस्था है, ठीक है, ये जो अवस्था है यहाँ पर इस वाली बात क्या करें तो इस वाली अवस्था के अंदर फर्स्ट वाली जो अवस्था है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो फर्स्ट अवस्था है इस फर्स्ट वाली उसका बात करते हैं, इस अवस्था को बोला जाता है बच्चों यहां पर ऋतुस्राव। ऋतुस्राव, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इस अवस्था को बोला जाता है ऋतुस्राव। दूसरी अवस्था की बात करें तो जो दूसरी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था। अब दूसरी अवस्था को
दूसरी अवस्था को कहा जाता है बच्चों यहाँ पर, अब दूसरी अवस्था जो है इसको कहा जाता है यहाँ पे प्रचुरोद्भवन अवस्था। प्रचुरोद्भवन अवस्था, भवन प्रावस्था बोल देते हैं, प्रावस्था, ठीक है। या इसे बोला जाता है पुटिकीय प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था, पुटिकीय प्रावस्था। तो ध्यान से समझना, पहली जो अवस्था है वो यहाँ पर ऋतु अवस्था, दूसरी प्रचुरोद्भवन अवस्था या पुटिकीय अवस्था, और तीसरी स्टेज, तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था को यहाँ पर बोला जाता है, तीसरी अवस्था को बोला जाता है यहाँ पर स्रावी अवस्था, स्रावी अवस्था या स्रावी प्रावस्था, ठीक है, और ल्यूटियल अवस्था, ल्यूटियल अवस्था, ल्यूटियल अवस्था, ठीक है, ल्यूटियल अवस्था या ल्यूटियल प्रावस्था। तो दोबारा समझना, यहां पर आर्तव चक्र को हमने तीन अवस्था या तीन प्रावस्था में हमने इसको विभाजित किया। पहली ऋतुस्रावस्था, दूसरी यहाँ प्रचुरोद्भवन प्रावस्था या पुटिकीय प्रावस्था, और स्रावी अवस्था या ल्यूटियल अवस्था। अब यहाँ पर जो ऋतुस्राव वाली अवस्था है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहां से कहां तक है, पहले से 5वें दिन तक। प्रचुरोद्भवन अवस्था की बात करें तो ये यहाँ पर है 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक की अवस्था। जबकि इसकी बात करोगे तो ल्यूटियल जो अवस्था है वो यहाँ पर 15वें दिन से लेकर के, मतलब यहाँ पर ये 15वें दिन से लेकर के और 28वें दिन तक की जो अवस्था है वो यहाँ पर है स्रावी अवस्था या ल्यूटियल अवस्था। अब यहाँ पर बात करें तो अंडोत्सर्ग है, ये अंडोत्सर्ग के बाद की भी अवस्था है, इस वजह से इसको पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था भी बोल देते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, ठीक है। और यह अवस्थाएं देखें तो ये जो अवस्था दिख रही है आपको, ये क्या है, अंडोत्सर्ग से पहले की अवस्था है, तो यहां पर इसको बोल सकते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। तो यहाँ पे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी ये पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। ये पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, यहाँ पर स्रावी अवस्था और प्रचुरोद्भवन अवस्था, इन दोनों को मिलाकर के आप बोल सकते हो पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, क्योंकि ये अंडोत्सर्ग के पहले की अवस्था है। और अंडोत्सर्ग के बाद की जो है वो है यहाँ पर पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, और पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था यहाँ पर 15 से लेकर के 28वें दिन। ये फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर हमने सामान्य अवधि ली है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर स्त्री के अंदर अलग अलग दिन होती है। किसी में 28 दिन होती है, तो जो हम एक जो मैक्सिमम जो अधिकतम जो है वो 28 दिन की होती है। बाकी किसी में हार्मोन में परिवर्तन के कारण किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज्यादा 28 से 32 दिन की भी हो सकती है, और किसी में कम 28 की जगह 24 दिन की भी हो सकती है, 26 की भी हो सकती है, 27 की भी हो सकती है, ठीक है, 22 की भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हर एक स्त्री के अंदर जो है आर्तव चक्र की जो समयावधि है वो परिवर्तित होती है। किसी एक में सेम नहीं थी, लेकिन हमने एक औसत जो हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा वो हमने लिया। यहाँ पर सामान्य अवधि जो है वो लिए यहाँ पर 28 दिन, उसके हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके हिसाब से अंडोत्सर्ग जो निकल के आता है वो यहाँ पर निकल के आता है 14वें दिन। क्लियर? तो यहाँ पर ये तीन अवस्थाएं हैं। अब मैंने आपको शुरू में बोला कि यहाँ पर जो है हमें गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले परिवर्तन जो है वो उनकी बात करेंगे। तो ये बात भी यही की थी अभी हमने सॉरी कि गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तनों को हम यहाँ पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर हम उनको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले परिवर्तन इनको यहां लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम ये लेंगे कि इस वाली अवस्था की बात कर रहा हूं, इसमें यहाँ पर हमें हार्मोनों में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं तीन चीजों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे। पहला हम देखेंगे यहाँ पर हार्मोनों में परिवर्तन, हार्मोनों में परिवर्तन, हार्मोनों में परिवर्तन। एक तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे हार्मोनों में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। दूसरा डिस्कस करेंगे यहां पर अंडाशय में परिवर्तन,
अंडाशय में परिवर्तन। इन 3 परिवर्तनों को हम यहां पर समानांतर रूप से देखेंगे। अंडाशय में परिवर्तन, ठीक है। और तीसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है गर्भाशय में परिवर्तन। गर्भाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहां पर 3 परिवर्तनों की बात करेंगे। वो 3 परिवर्तन कौन से? यहां पर हार्मोनों में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन और यहां पर गर्भाशय में परिवर्तन। सबसे पहली जो अवस्था ले रहे हैं, सबसे पहली अवस्था ले रहे हैं हम यहां पर ऋतुस्राव अवस्था। ऋतुस्राव अवस्था, ऋतुस्राव अवस्था, ऋतुस्राव अवस्था की बात करेंगे। और ऋतुस्राव अवस्था या इसको हम बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज में हम बात करें तो ऋतुस्राव अवस्था भी देखें तो ऋतुस्राव अवस्था यहां पर कितनी है? 1 से लेकर के 5वें दिन तक है, ठीक है। 1 से लेकर के 5वें दिन। अब ये ऋतुस्राव अवस्था है, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो इसी अवस्था में स्त्री को यहां पर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, या रक्त का स्राव होता है। अब वो रक्त का स्राव क्यों हो रहा है वो यहां हमें समझना है। तो यहां बात करें हार्मोनों में परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं पहले स्टेज के अंदर। तो यहां पर इस अवस्था के अंदर बात करें तो इसमें हार्मोन जो परिवर्तन है उसमें यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इस अवस्था में यहां पर FSH का लेवल कम होता है, LH हार्मोन जो है उसका लेवल कम होता है। उसके बाद फिर आगे देखें, मतलब ये भी आप देख लें कि 1 से 3 वाला जो शुरू है वाला पार्ट है, शुरू में यहां पर FSH और LH कम होते हैं। उसके अलावा यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन जो है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी यहां पर कम होता है। और यहां पर एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर भी कम होता है। यहां पर जो मैं नीचे की तरफ साइन लगा रहा हूं उनका मतलब है कि इनका स्तर कम है। तो यहां पर FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन की हम बात करेंगे। उन 4 हार्मोनों के स्तर में ही हमें परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो 4 स्तर जो है, इन चारों का स्तर यहां पर डाउन होता है। लेकिन इन चारों में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है यहां पर प्रोजेस्टेरोन की। तो सबसे पहले यहां बात जो करते हैं ना कि यहां पर किसी भी स्त्री के अंदर ब्लीडिंग क्यों शुरू होती है, तो उसका कारण ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस अवस्था के अंदर प्रोजेस्टेरोन का स्तर बहुत ही कम होता है। और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बहुत कम होने का इफेक्ट पड़ता है गर्भाशय पे। तो यहां पर गर्भाशय में हमने बात की थी कि गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर है वो है एंडोमेट्रियम। और उस एंडोमेट्रियम की में भी हमने 2 स्तरों की बात की थी, स्ट्रेटम बैसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनल। तो स्ट्रेटम फंक्शनल जो है वो यहां पर अस्थायी स्तर था, क्योंकि वही यहां पर आर्तव चक्र में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में वही टूटता है। और स्ट्रेटम बैसिलस यहां पर स्थायी स्तर था जो कि यहां पर बार बार उसका निर्माण करता रहता है, ठीक है। तो यहां पर गर्भाशय जो है या एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम का आंतरिक स्तर टूटने लगता है। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन के स्तर के कमी के कारण। इस वजह से यहां पर देखा, तो यहां पर आप देखिए तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और उस एंडोमेट्रियम में भी बात करूं तो एंडोमेट्रियम में क्या? एंडोमेट्रियम में यहां पर स्ट्रेटम फंक्शनल, स्ट्रेटम फंक्शनल, स्ट्रेटम फंक्शनल, ठीक है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा, ठीक है, और गर्भाशय में उपस्थित रुधिर वाहिनियां, ठीक है, गर्भाशय में उपस्थित रुधिर वाहिनियां तथा रुधिर वाहिनियों की एंडोथीलियम, रुधिर, गर्भाशय में उपस्थित रुधिर वाहिनियों की एंडोथीलियम, रुधिर वाहिनियों की, रुधिर वाहिनियों की एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम क्या है? एंडोथीलियम रुधिर वाहिनियों का आंतरिक स्तर। जैसे यहां पर गर्भाशय का आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम, वैसे ही रुधिर वाहिनियों का आंतरिक स्तर एंडोथीलियम। तो उसकी जो एंडोथीलियम है वो एंडोथीलियम टूटने लगती है, एंडोथीलियम टूटने लगती है, ठीक है। जो तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा रुधिर वाहिनियों की एंडोथीलियम टूटने लगती है।
अब उस टूटने की वजह से भाई एंडोमेट्रियम एंड स्ट्रेटम फंक्शनल टूटेगी और रुधिर वाहिनी की एंडोथेलियम टूटेगी, तो जब रुधिर वाहिनी की एंडोथेलियम टूटेगी तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। तो यहां पर जो है वो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो टूटने लगती है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आप बोल सकते हो जो ऋतु द्रव है, ऋतु द्रव मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ऋतु द्रव बोल दो या इसको आप बोल दें मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ऋतु द्रव का स्राव होता है, ऋतु द्रव का स्राव होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, ऋतु द्रव की, ऋतु द्रव या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। तो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का यहां पर स्राव होता है। अब इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलेगी आपको, रक्त यहां पर मिलेगा। ठीक है, रक्त के अलावा क्या मिलेगा आपको, यहां पर एंडोमेट्रियम तथा एंडोथीलियम के उत्तक, एंडोमेट्रियम तथा एंडोथीलियम के उत्तक, एंडोथीलियम का उत्तक प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा और क्या मिलेगा, और मिलेगा हमें यहां पर सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना है कि रक्त एंडोमेट्रियम बात कर रहे हैं, ऋतु द्रव और यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, इनका यहां पर स्राव होगा। तो इसमें हमें यहां पर रक्त होगा ऋतु द्रव के अंदर, उसके अलावा एंडोथीलियम तथा एंडोमेट्रियम के उत्तक, और तीसरा यहां पर सर्वाइकल म्यूकस। अब बच्चों यहां पर जो स्त्री है उसके अंदर ये ब्लीडिंग क्यों हुई, क्योंकि उसके यहां बात करें तो जो द्वितीयक अंडक था उस द्वितीयक अंडक में निषेचन नहीं हुआ। बात करें आप उस ग्राफिक पट्टिका पे आ जाओ, तो यहां पर जो है जैसे ही अंडोत्सर्ग हुआ तो अंडोत्सर्ग होते ही वहां पर वो अंडवाहिनी में चला गया जो अंडा था, तो वहां पर उस अंडे के अंदर निषेचन नहीं हुआ। तो निषेचन नहीं होने की वजह से कॉर्पस लूटियम जो थी ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में यहाँ परिवर्तित हो जाती है, और कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होने के बाद वो किसी प्रकार के हार्मोन का स्राव करेगी नहीं, और कॉर्पस ल्यूटियम जो था वो प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत था, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है। तो उसके डाउन होने की वजह से यहाँ पर जो है इनके अंदर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा रुधिर वाहिनियों की जो एंडोथीलियम है वो प्रोजेस्टेरोन में कमी के कारण से टूटने लगती है, और ऋतु द्रव का यहाँ पर स्राव होता है, और वहां पर इसमें रक्त एंडोमेट्रियम एंडोथीलियम के उत्तक और सर्वाइकल म्यूकस उपस्थित होते हैं। उसके अलावा कभी कभी जो है वो जो द्वितीयक अंडक है उसका भी अपघटन शुरू हो जाता है। तो द्वितीयक अपघटन शुरू है, उसका जो अपघटन है द्वितीयक अंडक का जो अपघटन है वो शुरू हो जाएगा, तो वो जो द्वितीयक अंडक है उसके जो उत्तक हैं वो भी कभी कभी आपको ऋतु द्रव में मिल सकते हैं। ठीक है, मिल भी सकते हैं, और नहीं तो क्या होता है उसी जगह पे वो जो है उनका भक्षण कर दिया जाता है, तो नहीं भी उपस्थित हो, तो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं तो आपको बताता हूं रक्त एंडोमेट्रियम तथा एंडोथीलियम के उत्तक तथा सर्वाइकल म्यूकस ये यहाँ पर आपको ऋतु द्रव में मिलेगा। उसके अलावा जो ऋतु द्रव जो है उसका जो रक्त है, इस रक्त के अंदर यहाँ पर थक्का नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर रक्त में जो है वो ये जो ऋतुस्राव का जो रक्त है वो यहाँ पर थक्का नहीं बनता। उसका कारण जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ऋतु द्रव है, ऋतु द्रव में फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होता है, क्योंकि ऋतु द्रव में फिब्रिनोलाइटिक, क्योंकि आपको पता है जो फिब्रिन होता है फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं, फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से समझना कि ऋतु द्रव में ये चीजें उपस्थित होती हैं, और यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता, क्योंकि ऋतु द्रव में यहाँ पर फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। याद करो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, तो वहां पर आपको बताया होगा जो फिब्रिनोजन है फिब्रिन में परिवर्तित हो जाता है, और फिब्रिन एक अघुलनशील प्रोटीन होती है और जाल का निर्माण करती है और रक्त का थक्का बनाती है। तो यहाँ पर फिब्रिनोलाइटिक है, वो फिब्रिन को यहाँ पर फिब्रिनोजन को जैसे फिब्रिन बनेगा उसको वापस तोड़ देगा, तो वहां पर जाल बनाने ही नहीं देता, तो मतलब यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, तो रक्त का थक्का, क्योंकि हमारे शरीर में क्या है कि जब कभी भी कहां से भी अगर रक्त जो बहने लगेगा तो रक्त का थक्का बन जाएगा,
लेकिन यहाँ पर स्त्री में देखें तो जब यहाँ पर रक्त निकल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय तो उसका थक्का नहीं बनता, क्योंकि उसमें फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो रक्त की हानि है, एक बार में जो रक्त की हानि है यहाँ पर वो 40 से लेकर के 80 ml रक्त की हानि होती है यहाँ पर प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या प्रत्येक आर्तव चक्र में स्त्री को 40 से लेकर के 80 ml रक्त की हानि होती है यहाँ पर प्रत्येक स्त्री को और प्रत्येक आर्तव चक्र के अंदर। तो ये हमें चीज देखनी। तो ऋतुस्राव अवस्था में आपने क्या समझा कि 1 से 5 दिन होता है, इसमें FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सभी हार्मोन का स्तर यहाँ पर कम होता है, लेकिन जो मुख्यतः जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। अब यहाँ पर देखें तो जो अंडाशय में जो परिवर्तन है, अंडाशय में यहाँ पर देखें तो अंडाशय में जो चौथे से पांचवा दिन है, चौथा से और पांचवा दिन है, चौथे से पांचवा जो दिन है, इसमें यहाँ पर प्राथमिक पुटिका में डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। चौथे पांचवें दिन जो है, चौथे पांचवें दिन में यहाँ पर प्राथमिक पुटिका, ठीक है, प्राथमिक पुटिका का विकास शुरू हो जाता है। प्राथमिक पुटिका का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक पुटिका का जो विकास है, प्राथमिक पुटिका देखें तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यहाँ पर लगभग 6 से 12 प्राथमिक पुटिका यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। कितनी बच्चों? 6 से 12 प्राथमिक पुटिका जो है यहाँ पर डेवलपमेंट या विकास शुरू करती है। 6 से 12 में से 1 से 2 ही सेकेंडरी या द्वितीय पुटिका बनती है, फिर उस 1 से 2 में भी आगे जाकर के एक तृतीयक पुटिका बनता है और एक तृतीयक पुटिका आगे जाकर एक ग्राफिन फोलिकल का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो जन्म के समय या भ्रूणावस्था में जो है वो कई ऊगोनिया का निर्माण हो जाता है, और वो कई ऊगोनिया पर कई मिलियन जो है वो यहाँ पर प्राथमिक अंडकों का निर्माण कर देती है। लेकिन कई मिलियन की बात नहीं करें, यहाँ पर जो स्त्री है अपनी पूरी जो उसकी जनन आयु होती है, जो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज, उस जनन आयु में यहाँ पर सिर्फ 450 मैक्सिमम जो है वो 450 अंडों का ही निर्माण करती है। तो कई मिलियन यहाँ पर जन्म के समय जो है वो कई मिलियन जो है या कम से कम 1 से 2 मिलियन तो जो है यहाँ पर वो प्राथमिक अंडक उपस्थित होते हैं यहाँ पर अंडाशय के अंदर। लेकिन बनते कितने अंडाणु हैं? सिर्फ 450 के लगभग ही अंडाणु बनते हैं। एक चीज ये, और एक चीज यहाँ पर देखें तो जो ऋतुस्राव है वो ऋतुस्राव के शुरू होने की अवस्था को मेनार्क बोला जाता है या उसको रजो दर्शन बोलते हैं, और ऋतुस्राव के बंद होने की अवस्था को यहाँ पर रजो निवृत्ति या मीनोपोज बोला जाता है। दोबारा समझना, यानी स्त्री में ऋतुस्राव होने की अवस्था, अब तुम ऋतुस्राव कब होगा? वयस्क अवस्था आने पर। जैसे स्त्री की वयस्क अवस्था आती है तो उसमें ऋतुस्राव होना स्टार्ट या मासिक धर्म होना शुरू हो जाता है। तो वयस्क अवस्था आने पर मासिक धर्म शुरू होने की अवस्था को तो मेनार्क बोला जाता है, और ऋतुस्राव या मासिक धर्म के बंद होने की अवस्था को बोला जाता है मीनोपोज या रजो निवृत्ति। वो कब होगा? वो 45 से 50 साल की जो आयु होगी उस आयु में यहाँ पर जो है वो मासिक धर्म या आर्तव चक्र जो है वो यहाँ पर बंद हो जाता है, ऋतुस्राव बंद हो जाता है। उस अवस्था को रजो निवृत्ति या फिर हम बोलते हैं मीनोपोज। और मीनार्क और मीनोपोज के बीच की जो आयु है वो किसी भी स्त्री की जनन आयु कहलाती है। भाई उसकी एक आयु जो है कि जब से पैदा हुई जहां तक मरेगी वाली तो उसकी आयु हो गई, लेकिन जनन आयु से मतलब क्या है कि उस जनन आयु में ही यहाँ पर वो अंडे उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। उसी अवस्था में उसके अंदर निषेचन हो सकता है और वो गर्भावस्था धारण कर सकती है। तो जो जनन आयु होती है वो मीनार्क से मीनोपोज के बीच की जो समयावधि है उसको ही हम किसी भी स्त्री की जनन आयु कहते हैं। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तो हुई ये बात कि रक्तस्राव एंडोमेट्रियम या एंडोथेलियम में होता है, वो सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट होगा, थक्का नहीं बनेगा फिब्रोनाइटिक एंजाइम के कारण। दूसरा हम देखें तो इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं आगे, इसी में हम देख रहे हैं दूसरी अवस्था जो है। दूसरी अवस्था क्या है यहाँ पर? दूसरी अवस्था है बच्चों यहाँ पर स्रावी अवस्था। स्रावी अवस्था दूसरी जो अवस्था है, दूसरी अवस्था है बच्चों यहाँ पर स्रावी अवस्था। स्रावी नहीं,
प्रचुरोद्भवन अवस्था, प्रचुरोद्भवन अवस्था, प्रचुरोद्भवन अवस्था, प्रचुरोद्भवन अवस्था। ठीक है, प्रचुरोद्भवन अवस्था या फिर जैसे हमने बोला था या फिर पुटिकीय अवस्था, या फिर पुटिकीय अवस्था, या फिर पुटिकीय अवस्था। ठीक है, पुटिकीय अवस्था। अब ये जो है ये होगी यहाँ पर 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमें वापस में देखना है हार्मोनों में परिवर्तन। यहां पर हमें वापस हार्मोनों में परिवर्तन, हार्मोनों में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन, ठीक है, अंडाशय में परिवर्तन और गर्भाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन। ठीक है, अंडाशय में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन। ठीक है, तो हार्मोनों में परिवर्तन, हार्मोनों में परिवर्तन, हार्मोनों में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन और गर्भाशय में परिवर्तन देखना है। किस अवस्था में देखना है? प्रचुरोद्भवन अवस्था या पुटिकीय प्रावस्था के अंदर। अब देखो बच्चों, यहां पर सबसे लग रहा है पुटिकीय अवस्था, मतलब यहां पर जो फोलिकल है या पुटिका है उसका विकास शुरू हो जाएगा। और इस अवस्था में हम बात करेंगे हार्मोन की स्थिति देखें तो इस अवस्था में यहां पर एफएसएच जो है इसका लेवल बढ़ेगा, एलएच जो है इसका भी लेवल यहां पर बढ़ेगा कंपैरेटिवली इसके, और उसके अलावा देखें तो यहां पर एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल भी यहां पर बढ़ेगा, परंतु यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। यहां पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं बढ़ेगा, उसका कम रहेगा। तो यहां पर देखने की बात ये है, तो यहां पर एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। अब वापस पुटिका वाले में आ जाओ तो प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, आपको बताया था कि वहां पर जो है ग्रेनुलोसा कोशिकाएं और थीका इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन का मुख्य स्रोत होती हैं। वो एस्ट्रोजन यहां पर स्रावित करती हैं, बहुत अत्यधिक एस्ट्रोजन स्रावित होता है और वो एस्ट्रोजन एक तरीके से पॉजिटिव फीडबैक देता है अग्र पीयूष ग्रंथि को, और वहां पर अग्र पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से यहां पर एफएसएच और एलएच ज्यादा यहां पर स्रावित होते हैं। एफएसएच को तो इनहिबिन कम कर देता है क्योंकि ग्रेनुलोसा कोशिकाएं इनहिबिन भी स्रावित करती हैं, परंतु यहां पर एलएच की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो एलएच यहां पर ग्रेनुलोसा कोशिकाओं से ज्यादा द्रव स्रावित करवाता है। उसकी वजह से वहां पर एक तरीके से एंट्रम द्रव का दाब बढ़ता है और यहां पर ग्राफिन पुटिका फट जाती है। तो वो सारी चीजें देख रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि जो प्राथमिक पुटिका है, देखो यहां बात की, यहां जो प्राथमिक पुटिका है, प्राथमिक पुटिका, तो ये प्राथमिक पुटिका कितनी, यहां प्राथमिक पुटिका की बात करें तो यहां प्राथमिक यानी 6 से लेकर के 12 यहां प्राथमिक पुटिका यहां पर विकास शुरू करती हैं। लेकिन यहां पर जो द्वितीयक पुटिका है, द्वितीयक पुटिका भाई शुरू तो जो है वो सारी अवस्था के अंतिम जो 4-5 दिन वहां शुरू हो गया था, लेकिन इसमें प्राथमिक पुटिका जो है द्वितीय पुटिका में यहां पर 1 से 2 ही द्वितीय पुटिका बनती है और 1 से 2 द्वितीय पुटिका में भी यहां पर देखें अंडाशय के अंदर, तो ये यहां पर एक ही तृतीयक पुटिका बनाता है, एक ही तृतीय पुटिका बनेगी और ये एक जो तृतीय पुटिका है यही आगे जाकर के ग्राफियन पुटिका बनेगा, ग्राफियन पुटिका। ठीक है, तो यहां पर ये ग्राफियन पुटिका। तो यहां पर अंडाशय में क्या परिवर्तन हो रहा है? अंडाशय में जो है फोलिकल डेवलपमेंट एक तरीके से स्टार्ट हो गया, प्राथमिक पुटिका से द्वितीय पुटिका, द्वितीय पुटिका से तृतीयक पुटिका और तृतीयक से ग्राफियन। तो यहां आप जो देख रहे हो ये यहां से 6 से 12, तो 6 से 12 प्राथमिक पुटिका स्टार्ट होती है, लेकिन बनती कितनी है? सिर्फ यहां पर एक ही ग्राफियन पुटिका बनती है। तो मैंने आपको बताया कि जन्म के समय जो है यहां पर लगभग 1 से 2 जो मिलियन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। प्राथमिक जो पुटक, प्राथमिक अंडक जो है या कई मिलियन यहां पर जो है वो अंडाशय में यहां पर प्राथमिक अंडक प्राइमरी ओसाइट अवस्था में रहते हैं, परंतु उन मिलियन में से सिर्फ 450 जो अंडे हैं, 450 अंडों का ही अधिकतम निर्माण कर सकती है कोई स्त्री।
अब क्यों ऐसा क्यों? देखो क्योंकि 6 से 12 हर साइकिल जब होगी तो 6 से 12 यहाँ पर स्टार्ट होंगे, लेकिन बनेगा एक अंडा। 6 से 12 एक अंडा। अब जो यहाँ पर जो 12 मादी स्टार्ट हुआ एक अंडा बना, बाकी जो 11 है वो 11 का यहाँ पर अपघटन हो जाता है और उस अवस्था को बोला जाता है फोलिकुलर एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? फोलिकुलर एट्रेशिया। मतलब ये कि 6 से 12 प्राथमिक पुटिकाओं से सिर्फ एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, या सिर्फ एक ही आगे जाकर के द्वितीयक अंडक बना पाती है। बाकी जितनी भी प्राथमिक पुटिकाएं हैं, या प्राथमिक पुटिका जो है यहाँ पर एक ही ग्राफीन पुटिका का निर्माण करती है, बाकी जितनी भी जो पुटिकाएं हैं वो सारी की सारी जो पुटिकाएं हैं वो यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं, और उसके नष्ट होने की प्रक्रिया को फोलिकुलर एट्रेशिया कहते हैं। तो 6 से 12 प्राथमिक पुटिका में से सिर्फ एक ही ग्राफीन पुटिका बनेगी, बाकी सारी पुटिकाएं यहाँ पर क्या हो गई? नष्ट हो गई। उस नष्ट होने की प्रक्रिया को फोलिकुलर एट्रेशिया क्या बोलते हैं? फोलिकुलर एट्रेशिया कहते हैं। अब गर्भाशय में परिवर्तन देखें तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन की वजह से एस्ट्रोजन बना, और ये जो एस्ट्रोजन है ये गर्भाशय के स्तर को बनाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यहां पर गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण, एंडोमेट्रियम की कौन सी यानी स्ट्रेटम फंक्शन, यानी एंडोमेट्रियम का निर्माण होगा, एंडोमेट्रियम का निर्माण होगा। ठीक है। उसके अलावा रुधिर वाहिनियों का निर्माण, जो रुधिर वाहिनियां बनी थी उन रुधिर वाहिनियों का निर्माण, ठीक है। और गर्भाशय ग्रंथियों का निर्माण, तो जो जो चीजें टूटी थी उन सभी का यहां पर क्या होगा? वापस निर्माण होगा। और ये जो सारी प्रक्रिया है ये किसके प्रभाव से हो रही है बच्चों? ये हो रही है यहां पर एस्ट्रोजन के प्रभाव से, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से। तो यहां पे समझना, ये बात कर रहा हूं यहां पर एस्ट्रोजन, तो यहां पे जो एस्ट्रोजन है उस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से, तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम और रुधिर वाहिनियां टूटी थी अब वो वापस दोबारा बनने लग जाती है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम का निर्माण होगा, रुधिर वाहिनियों का निर्माण होने लग जाएगा, गर्भाशय ग्रंथियों का यहाँ पर निर्माण होने लग जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे निर्माण होने लग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर गर्भाशय का निर्माण, रुधिर वाहिनियों का निर्माण और गर्भाशय ग्रंथियों का निर्माण होता है गर्भाशय के अंदर। अंडाशय में आपने परिवर्तन देख लिया, अंडाशय में यहाँ पर फोलिकल डेवलपमेंट चलता रहता है, तो फोलिकल डेवलपमेंट होगा। ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर एक तरीके से आप देखें तो यहाँ पर हार्मोनों के अंदर जो परिवर्तन है वो ये देखने को मिला, अंडाशय में परिवर्तन ये और गर्भाशय में परिवर्तन ये। तीसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। तीसरी अवस्था यहाँ पर जो है वो है बच्चों स्रावी अवस्था। स्रावी अवस्था, आप इसको स्रावी अवस्था बोल दें या इसको बोला जाता है लूटियल अवस्था, लूटियल अवस्था। अब इसमें भी हमें वही चीजें देखनी है, इसमें हमें वही हार्मोनों में परिवर्तन देखना है, हार्मोनों में परिवर्तन देखना है। उसी तरीके से यहां पर अंडाशय में परिवर्तन देखना है, अंडाशय में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन। दूसरा यहां पर गर्भाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन, गर्भाशय में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर गर्भाशय में परिवर्तन, अंडाशय में परिवर्तन और हार्मोनों में परिवर्तन देखना है। उसी तरीके से तो स्रावी अवस्था और ल्यूटियल अवस्था की बात करूं बच्चों, तो स्रावी अवस्था और ल्यूटियल अवस्था में यहां पर अब क्या होगा, सबसे पहले मैं अंडाशय में परिवर्तन ले लेता हूं। देखो यहां पर जब ग्राफीन पुट्टिका का, इधर हमने बोला ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण हो चुका। अब ग्राफीन पुट्टिका के बाद ये काल से थी 6 से 13 दिन की अवस्था थी। 6 से 13वें दिन देखें तो 14वें दिन क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडोत्सर्ग। और ये अंडोत्सर्ग जो हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है,
ये हुआ है यहाँ पर LH सर्ज की वजह से। LH सर्ज, और LH सर्ज का मतलब है LH का अत्यधिक स्राव, LH का अत्यधिक स्राव। अब यहाँ पर जो है आप ये वाला पॉइंट देखें, तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं, यहाँ पर ये 11 और ये 12 और 13 दिन, तो ये 11, 12, 13 दिन जो है यहां से यहां तक जो है इसको आप बोल सकते हो ये है यहाँ पर LH सर्ज डे, LH सर्ज डे। LH सर्ज से मतलब है LH का अत्यधिक स्राव, स्राव सर्ज से मतलब क्या है बच्चों, सर्ज से मतलब है यहां पर अत्यधिक स्राव, अत्यधिक स्राव। तो यहाँ पर LH जो है उसका अत्यधिक स्राव होता है, और यहाँ पर 11वां, 12वां, 13 दिन LH सर्ज डे बोल सकते हो, और उसकी वजह से 14वें दिन जो है यहाँ पर LH सर्ज की वजह से अंडोत्सर्ग होता है। अब अंडोत्सर्ग होगा तो अब यहाँ पर जो ग्राफीन पुटिका है, हमने पुटिका का विकास पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफीन पुटिका है ये ग्राफीन पुटिका यहाँ पर पढ़ चुकी है। अब एक ग्राफीन पुटिका आगे जाकर में किसमें रूपांतरित हो जाती है, कॉर्पस लूटियम में। किसमें, कॉर्पस लूटियम में। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले पार्ट के अंदर मैं बोल सकता हूं कि जो ग्राफीन पुटिका है, ग्राफीन पुटिका, ग्राफीन पुटिका वो किस अवस्था में थी, ये फटी हुई ग्राफीन पुटिका, ठीक है। ये फटी हुई जो ग्राफीन पुटिका है ये किसमें परिवर्तित हो जाती है, ये परिवर्तित हो जाती है कॉर्पस लूटियम में, कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। अब इसमें भी हम दो अवस्था ले लेते हैं। पहली अवस्था हम लेते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर बात करें तो 15वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक की, 15वें दिन से 21वें दिन तक, ठीक है। इस अवस्था में आप देखोगे 21वें दिन तक, इस अवस्था में अगर आप देखोगे 15वें से 21वें दिन की अवस्था में, तो आपको यहां पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इसका लेवल आपको कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल भी यहां पर बढ़ेगा, परंतु यहां पर FSH एंड LH का जो लेवल है बच्चों ये यहां पर घट जाएगा। ध्यान देना, यहां बात करें 15वें से 21वें दिन, इसको दो भाग में बांट रहे हैं। पहला भाग 15वें से 21वें दिन, यहां पर कॉर्पस लूटियम बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम यहां पर बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। अब जो कॉर्पस लूटियम है वो कॉर्पस लूटियम यहां पर एक तरीके से देखो तो वो किसका मेन सोर्स है, प्रोजेस्टेरोन का, तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एस्ट्रोजन का भी साउंड करता है, एस्ट्रोजन का स्तर भी बढ़ेगा, और FSH LH का स्तर यहाँ पर कम होगा। अब यहां पर इस प्रोजेस्टेरोन जो है वो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के, यहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये दोनों साथ मिलकर के गर्भाशय के स्तर में वृद्धि करते हैं, गर्भाशय के स्तर में, या गर्भाशय के स्तर में वृद्धि कर गर्भाशय के स्तर में वृद्धि करते हैं, या गर्भाशय के स्तर को मोटा करते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय के स्तर में वृद्धि करते हैं, गर्भाशय जो ग्रंथियां होती है उनको और अधिक कुंडलित बनाते हैं, रुधिर वाहिनियां और अधिक संवहनीय होती है। तो यहां पर जो है गर्भाशय के स्तर में वृद्धि करते हैं, या भी बोल सकते हैं, तथा गर्भाशय ग्रंथियां, गर्भाशय ग्रंथियां या गर्भाशय ग्रंथियों को और अधिक कुंडलित बनाता है, और अधिक कुंडलित बनाती है, और अधिक कुंडलित बनाती है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब ये परिवर्तन यहां पर जो है मेनली जो हो रहे हैं वो यहां पर प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहे, प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहे, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले बना तो इसी ने दिए, एस्ट्रोजन ने यहां पर गर्भाशय में एंडोमेट्रियम का निर्माण, रुधिर वाहिनियों का निर्माण और गर्भाशय ग्रंथियों का निर्माण कर दिया, परंतु अब यहां प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के इनको और विकास कर रही है। यहां इसका निर्माण शुरू हुआ था, अब यहां पर जो है वो गर्भाशय के स्तर में वृद्धि करेगी या उस स्तर को मोटा बना देगी, गर्भाशय ग्रंथियों को और अधिक कुंडलित कर देगी, उसके अलावा जो रुधिर वाहिनियां वो और अधिक संवहनीय हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये गर्भाशय के स्तर को और अधिक मोटा बना देती है।
और इसको बनाने के साथ साथ इसको मेंटेन भी करती है। कॉर्पस लूटियम जो है वो मान लीजिए 15वें दिन तक बना रहता है, और कॉर्पस लूटियम यहाँ पर 21वें दिन तक यहाँ पर जो है वो अंडाशय में रहता है। अब इसका आगे 9 मंथ तक बने रहना वो जो है वो निर्भर करेगा वो यहाँ पर निषेचन पर। अगर जो है फैलोपियन नलिका के अंदर या अंडवाहिनी में जो पहुंचा हुआ जो द्वितीयक अंडक है या जो अंडा है वो अगर निषेचित हो जाता है तो ये कॉर्पस लूटियम आगे 9 मंथ तक जो है वो बनी रहेगी अंडाशय के अंदर। अगर मान लीजिए निषेचन नहीं होता है तो फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी की जो एम्पुला वाला भाग है वहां पर जो द्वितीयक अंडक है उसका वहां अपघटन शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर कॉर्पस लूटियम का अपघटन यहाँ पर 21वें दिन से यहाँ पर 21वें दिन से यहाँ पर इसका अपघटन भी स्टार्ट हो जाता है। तो कॉर्पस लूटियम को आप देखें तो कॉर्पस लूटियम को 15 से लेकर के 21वें दिन तक ठीक है LH हार्मोन बनाए रखता है, LH हार्मोन बनाए रखता है, LH हार्मोन बनाए रखता है। ठीक है, तो यहां पर इसको LH हार्मोन बनाए रखते हैं, यानी 15वें से 21वें दिन तक यहां पर जो है इसको बनाए रखने का काम क्या करेगा LH हार्मोन। क्यों? क्योंकि यहां देखा तो LH जो है आपको बताया से कि LH यहां पर LH सर्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा LH, तो ये LH की मात्रा इतनी होती है कि ये कॉर्पस लूटियम को यहाँ पर 15 से 21वें दिन तक इसको मेंटेन करता है। अगर निषेचन नहीं होता तो इसका भी हार्मोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो है वो कॉर्पस लूटियम भी टूटने लग जाती है। ठीक है, कॉर्पस लूटियम भी टूटने लग जाती है, तो इसको बनाए रखेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है बच्चों, दूसरी अवस्था में हम यहां देख रहे हैं कि निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन अनुपस्थित होने के कारण यहां पर जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम, ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम जो है ये कॉर्पस लूटियम आगे जाके कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। और कॉर्पस एल्बिकेंस यहां पर अंतःस्रावी संरचना नहीं है। अंतःस्रावी संरचना कौन सी है? कॉर्पस लूटियम। और ये हो कब रहा है? ये यहां पर 22वें दिन से लेकर के 28वें दिन की बात चल रही है, 28वें दिन तक। ठीक है, तो ये था और ये वाली पार्ट ये थी। तो 22वें से लेकर 28वें दिन में जो है कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में यहां पर परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि निषेचन अनुपस्थित होने के कारण कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में यहां पर परिवर्तित हो गया। अब यहां पर जो है आपको जितने भी हार्मोन हैं, बात करें यहां पर प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके अलावा एस्ट्रोजन एंड FSH एंड LH, इन सब का स्तर आपको यहां पर डाउन मिलेगा। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और FSH LH जो है यहां पर उनका स्तर डाउन होगा, और इनके स्तर डाउन होने का, इनके स्तर के डाउन होने का जो फर्क है, यानी इनके स्तर का डाउन होने का जो फर्क है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर कि गर्भाशय का जो स्तर है वो यहां पर पतला होना शुरू हो जाता है। गर्भाशय का स्तर, गर्भाशय का आंतरिक स्तर पतला हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर पतला हो जाएगा, पतला हो जाता है। पहले क्या हो गया था, अभी बात करिए हमें वृद्धि होती है, मतलब यहाँ पर आंतरिक स्तर मोटा हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर जब है निषेचन अनुपस्थित होगा तो कॉर्पस लूटियम यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और FSH LH का स्तर यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से गर्भाशय का आंतरिक स्तर क्या होगा? पतला होगा। पतला होते ही अब वापस साइकिल चेंज हो गई, पतला होते ही यहाँ देखें तो वापस चेंज हो गई, मतलब इस अवस्था में यहाँ पर गर्भाशय का स्तर पतला हो गया और वापस प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो ही गया। जब इस अवस्था में जाएगा तो पतला होने के अब बात क्या होगा, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, रुधिर वाहिनियां और यहाँ पर जो है उन जो गर्भाशय ग्रंथियां यहाँ पर टूटने लगती, ठीक है, और यहाँ पर ऋतुस्राव होंगे, तो वापस ऋतुस्राव होगा, फिर वापस ये अवस्था होगी, फिर इस तरीके से अवस्था चलती रही। मतलब यहाँ पर देखें तो इस वाली अवस्था की बात की थी मैंने, मतलब यहाँ 21वां दिन जो है वो मैंने यहाँ ले लिया था, 21वां दिन।
अब यहां से 21वें से लेकर के यानी 22 से लेकर के 28वें दिन जो है गर्भाशय का स्तर वापस पतला होने लगता है, वो वापस जाकर के प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम होगा तो गर्भाशय का स्तर वापस टूटने लगता है। फिर बनेगा, फिर इस तरीके से चलेगा, फिर मोटा होगा, फिर पतला होगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर यहाँ पर देखें तो फिर गर्भाशय का स्तर मोटा होगा, फिर पतला होगा, फिर टूटेगा। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर निरंतर रूप से चलती रहती है। आ रहा है समझ में? ठीक है बच्चों, तो इस चीज को जो है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यहाँ पर इसकी सामान्य अवधि 28 दिन की होती है। आर्तव चक्र शुरू होने वाली अवस्था, आर्तव चक्र की बात करें तो आर्तव चक्र जो है वो शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था को कहा जाता है यहां पर मेनार्क, ठीक है, या इसको बोला जाता है रजो दर्शन, रजो दर्शन। और ये आएगा यहां पर वयस्क अवस्था प्राप्त होने के बाद। जबकि इसके बंद होने की अवस्था, बंद होने की अवस्था, बंद होने की अवस्था, ठीक है, इसकी बंद होने की अवस्था को कहा जाता है यहां पर मीनोपोज, मीनोपोज, ठीक है, या उसे कहा जाता है रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। ठीक है बच्चों, रजो निवृत्ति। तो आर्तव चक्री या मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने की अवस्था को तो बोला जाता है, शुरू होने की अवस्था को, शुरू होने की अवस्था को तो बोला जाता है यहाँ पर मेनार्क, और बंद होने की अवस्था को बोला जाता है मीनोपोज या रजो निवृत्ति। सामान्यतः 28 दिन का होता है। 3 भागों में इसको हम विभाजित करते हैं, ऋतुस्राव अवस्था, प्रचुरोद्भवन या पुटिकीय प्रावस्था, उसके अलावा श्रादी अवस्था, ल्यूटियल अवस्था या पश्च अंडोत्सर्ग की अवस्था। ऋतुस्राव की अवस्था में हम देखें तो एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सभी का यहाँ पर स्तर कम होता है। अंडाशय में परिवर्तन देखें तो चौथे 5वें दिन जो है प्राथमिक पुटिका का विकास शुरू हो जाएगा। परंतु यहाँ पर इनकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से जो आपको इफेक्ट देखने को मिला, वो इफेक्ट देखने को मिला है ये कि यहाँ पर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यानी स्टेटम फंक्शनल, रुधिर वाहिनियों की एंडोथेलियम टूटने लगती है। ऋतु द्रव जो होगा, जो स्रावित होगा वो ऋतु द्रव कहलाएगा। ऋतु द्रव का यहाँ पर स्राव होता है। ऋतु द्रव के अंदर रक्त, एंडोमेट्रियम तथा एंडोथेलियम के उत्तक तथा सर्वाइकल म्यूकस यहाँ पर उपस्थित होते हैं, और कभी कभी द्वितीयक अंड के उत्तक भी उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पे रक्त में थक्का नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर उपस्थित होता है। सेकंड देखें तो जब हम यहाँ पर प्रचुरोद्भवन अवस्था या पुटिकी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो 6 से 13 दिन की होती है। प्राथमिक पुटिका 6 से 12 प्राथमिक पुटिका विकास शुरू करती है और एक ही ग्रामीण पुटिका का निर्माण होता है। यहाँ पर गर्भाशय, अब यहाँ पर जो है एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर यहाँ पर डाउन ही रहता है। इसके एस्ट्रोजन के स्तर बढ़ने की वजह से गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का निर्माण, उसमें रुधिर वाहिनियों का निर्माण, गर्भाशय की ग्रंथियों का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखें तो अब यहाँ पर जो है ये वाली अवस्था बोलते हैं, यहाँ पर अंडोत्सर्ग आएगा। अंडोत्सर्ग की बात करें तो अंडोत्सर्ग अवस्था के बाद यहाँ पर श्राव्य अवस्था या ल्यूटियल अवस्था होती है। अंडोत्सर्ग के बाद जो फटी हुई ग्राफिन पुटिका है वो कॉर्पस ल्यूटियम के संरचना में यहाँ पर रूपांतरित होती है। कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी संरचना है जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत होता है। इसमें 15 से 21वें दिन जिसका प्रथम भाग होता है उसमें यहाँ प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, एस्ट्रोजन का भी बढ़ता है, लेकिन एफएसएलएच का तो यहाँ पर कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने का यहाँ पर परिवर्तन ये देखने को मिलता है कि गर्भाशय के स्तर में और ज्यादा वृद्धि होगी, मतलब स्टेटम फंक्शनल के स्तरों में वृद्धि होगी, तो मतलब गर्भाशय का स्तर मोटा होगा। उसके अलावा गर्भाशय की जो ग्रंथियां है वो बनी थी वो और अधिक कुंडलित हो जाएंगी। अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो गर्भाशय का स्तर मोटा हो जाता है। अब जब द्वितीयक अंडक में निषेचन नहीं होगा गर्भाशय के अंडवाहिनी की जो एम्पुला है उसमें, तो यहाँ पर जो कॉर्पस लूटियम है वो कॉर्पस लूटियम यहाँ पर एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होगा तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएलएच का स्तर सबका डाउन होगा, तो इसकी वजह से गर्भाशय का आंतरिक स्तर वापस पतला होने लग जाता है, और जैसे ही वापस श्राव्य अवस्था में जाता है तो वापस से टूटने लग जाएगा। अब यहाँ पर कॉर्पस लूटियम का भविष्य यहाँ पर निर्धारित करता है निषेचन। अगर निषेचन हुआ तो कॉर्पस लूटियम 9 महीने तक बना रहेगा अंडाशय में, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का यहाँ पर स्रावन करता रहेगा। अगर यहाँ पर निषेचन अनुपस्थित हुआ तो ये अपने बनने के 9वें दिन बाद या 15 से 21वें दिन की बात करें तो 22वें दिन या अपने बनने से 9वें दिन बाद ये यहाँ पर टूटने लगता है, या कॉर्पस लूटियम जो है वो कॉर्पस
कॉर्पस एल्बिगेंस में परिवर्तित होने लग जाता है। और कॉर्पस एल्बिगेंस यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई हार्मोन का श्रवण नहीं करती। कॉर्पस एल्बिगेंस को हम यहाँ पर व्हाइट बॉडी और कॉर्पस लुटियम को येलो बॉडी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने पार्ट देखा है, ये हमने देखा है यहाँ पर आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो चीजें मैंने बोली हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजों को तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 6 से 12 स्टार्ट करती हैं, एक ही बनता है, तो बाकी की जो 11 है वो कहाँ चली गई, वो नष्ट हो गई। उसकी नष्ट होने की प्रक्रिया को फोलिकुलर एट्रीशिया। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से सुने, ठीक है, और अपने नोट्स में उनको आप उसको अंदर सम्मिलित भी कर लें। यहाँ से जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत एक तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, इसको समझने में भी एक थोड़ा सा हमें कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमने आज देखा है आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।